मतलब एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करेंगे। ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है जिसको हमें डिटेल में समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। देखिए मॉलिक्यूलर मास को ना मैं प्यार से बोलता हूं काउंटिंग मास, ध्यान रखना, इसी को मैं काउंटिंग मास कहता हूं। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब होता है काउंट करके मास को निकालना। यह आपको कुछ बेसिक बातें याद कर लेना जो हर बार यूज होता है कि हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन का जो मास होगा यहाँ पे एटॉमिक मास की बात करें 1 होगा। वैसे ही आप याद कर लीजिए इसके बाद कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ये बार बार यूज होते हैं, इनको याद कर लो। तो बोला गया है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास या फिर काउंटिंग मास ऑफ ग्लूकोज, और फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे एक कार्बन का 12 होता है, तो 6 कार्बन का काउंट करें कितना होगा 12 इंटू 6 प्लस 12 हाइड्रोजन है तो एक के लिए एक, 12 के लिए 12 इंटू 1 प्लस 6 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 6 के लिए कितना हो जाएगा 16 इंटू में 6। इन सबको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कितना आ रहा है 180 के आसपास आएगा। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहां पर AMU लिख सकते हो, 180 U लिख सकते हो। U का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, या AMU लिख सकते हो, सॉरी AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, या आप ये लिख सकते हो सुनो, या आप ग्राम लिख सकते हो, ग्राम। तो आपके पास दो चॉइस है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आंसर कैसे लिखना चाहते हो। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। मैंने ग्राम में निकाला है आंसर, तो मैंने ग्राम लिख दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। अब हम एनसीईआरटी के सेकंड क्वेश्चन पे जंप करते हैं। क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखिए, ये ना एनसीईआरटी का आपके पास है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और मेरा फेवरेट है। ये एग्जाम में आपको दिखाई देगा, इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी को हमने चुना है, बढ़िया बुक है। अब ये क्वेश्चन पता क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कंपाउंड, एक कोई कंपाउंड है ऐसी, हम अब कॉन्सेप्ट को भी सीख जाएंगे, अगर पहली बार सीख लो तब भी हो जाएगा। अ कंपाउंड कंटेन्स 4% हाइड्रोजन, तो 4% को आपको ग्राम में लिखना होता है, ठीक है ना। तो 4 ग्राम आपके पास हाइड्रोजन है। दूसरा कह रहा है कि 24 ग्राम के आसपास, देखो मैंने पॉइंट वाले को गायब कर दे रहा हूँ, पॉइंट वाले मैं ले नहीं रहा हूँ, वो तो नेग्लिजिबल है ना, पॉइंट के बाद छोटे नंबर्स होते हैं, तो मैं इसको 24 ही मान ले रहा हूँ। 24 ग्राम कार्बन और 71% का मतलब हो गया कि ऑलमोस्ट 72 ग्राम के आसपास। 72 ग्राम 71.6 है ना, 71.6 को मान लेंगे 72 के आसपास। आप 71 भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया आपका क्लोरीन। आप कह रहा है कि इट्स मोलर मास इज 98। इस कंपाउंड का अगर हम मास देखें, मोलर मास, इस पूरे कंपाउंड का मोलर मास है 98। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, व्हाट आर इट्स इंपेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। देखिए समझिए मेरी बात को, इंपेरिकल फॉर्मूला पहले निकालना सीखते हैं, फिर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना सीखेंगे। पर एक रिलेशन में पहले लिख देता हूं कि अगर रिलेशन ये होता है, अगर आपको इंपेरिकल फॉर्मूला मिल गया, EF मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला, उसमें किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मैं आपको समझाऊंगा सारी बातों को। ये कॉन्सेप्ट है कि इंपेरिकल फॉर्मूला हम निकालेंगे, पहले उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ये नंबर कैसे निकालते हैं, तो नंबर निकालने के लिए जो भी मोलर मास होगा कंपाउंड का, उसको आपको इंपेरिकल मास से डिवाइड कर देना है, इंपेरिकल मास से डिवाइड कर देना है। अब कई लोग बोलेंगे ये सब कैसे होगा, हमें तो पता ही नहीं है। अरे भाई सिखाऊंगा ना, अभी आपको इतनी बात पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बस आपको पता भी नहीं है कि इंपेरिकल क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्या होता है, क्या हो गया नहीं पता, तो बता दूंगा अभी। तो पहले हम क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से कि भाई साहब आप इंपेरिकल निकाल के दिखाओ। तो मैं कहूंगा देखो भाई सिंपल बात है, इंपेरिकल निकालने जा रहा हूं मैं। अब इंपेरिकल निकालने का ना स्टेप्स होता है कुछ, उन स्टेप्स को हम सीखते हैं, स्टेप्स, ठीक है। स्टेप्स सीख रहे हैं इंपेरिकल के लिए। और टेंशन मत लेना, ये चैप्टर्स मैं दोबारा पढ़ाऊंगा कम से कम 8 से 9 बार, लेकिन अब हमारे एग्जाम्स आने वाले, समझ रहे हो, तो हमें एग्जाम की तैयारी करनी है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। स्टेप्स क्या होता है, स्टेप्स बहुत सिंपल है। जब भी आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना हो, पहला स्टेप होगा आप इन सभी के फाइंड करोगे। सुन लो, सभी के फाइंड करने आपको मोल्स। आप सबसे पहले फाइंड करना मोल्स। मोल्स कैसे फाइंड करते हैं वो भी सीख लेते हैं। जब भी आपको मोल्स फाइंड करना हो, तो जब भी जो भी क्वेश्चन में मास दिया है उस मास को डिवाइड करना होता है काउंटिंग मास से। अभी हमने पीछे सीखा था ना काउंटिंग मास कैसे निकालते हैं, काउंट करके उससे डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप होगा, आप ऐसे करो, काम करो, ऐसे वो बना लो कॉलम। इस कॉलम में यहाँ लिख लो कि जो भी एलिमेंट आप लिख रहे हो, जो भी आपके एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन, तीन ही तो है मेरे पास, हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन। यहाँ पर उन सबके मोल्स निकाल लेंगे आप। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल्स निकालना मैंने अभी सिखाया। क्या करना होता है मोल्स निकालने के लिए, मास को काउंटिंग मास से डिवाइड करना पड़ता है। तो हाइड्रोजन के लिए मास कितना है बताओ, हाइड्रोजन के लिए मास कितना है 4 को किससे डिवाइड करो बताओ, 1 से। हाइड्रोजन का मास 1 होता है ना, 1 से डिवाइड किया।
कार्बन के लिए कितना रखा है 24, मास अपन में काउंटिंग मास होते हैं मोल्स, तो इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। क्लोरीन के लिए कितना रखा है 72, 72 कितने से डिवाइड करेंगे बताओ? अरे क्लोरीन है ना, क्लोरीन का जिसको नहीं पता बता दूं मैं, 35.5 होता है, या 36 के आसपास मान सकते हैं इसको, कितना मान सकते हो 36 के आसपास, 35.5। तो ऐसे करके पहला स्टेप होगा मास अपन में काउंटिंग मास, मास अपन में काउंटिंग मास, मास अपन में काउंटिंग मास। हो सकता है कि आपको किसी का काउंटिंग मास नहीं पता है, तो वो एग्जाम में आपको देंगे, एग्जाम में लिख के देंगे कि क्लोरीन का 35.5 होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये एग्जामिनर की जिम्मेदारी है देना, बस आपको कॉन्सेप्ट पता है कि मास को काउंटिंग मास से डिवाइड करना है। दैट इज काउंटिंग मास का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था, क्या मास मतलब था इसका, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो यहां से आंसर आएगा, देखो यहां से जो नंबर्स आएंगे 4 2 2 कट के आंसर आ जाएगा। अब अगली बार ध्यान रखना है, अगला स्टेप होता है, अगला स्टेप आपको इनमें सबसे छोटा नंबर कौन दिख रहा है 2, तो सबको छोटे नंबर से डिवाइड करना है, जो जो आया है 2 को 2 से, 2 को 2 से, मतलब इन सभी नंबर्स को सबसे छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है, जिसकी वजह से ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो यहां पर हमें पता क्या मिल गया, हमें मिल गया है ये, हमें मिल गया है सिंपलेस्ट होल नंबर। क्या मिल गया हमें? सिंपलेस्ट होल नंबर। हमें क्या करना होता है, हमें पहले मोल्स निकालना होता है, मोल्स निकालने के बाद उन मोल्स को कन्वर्ट करना होता है सिंपलेस्ट होल नंबर में, और सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, जो सबसे छोटा नंबर है इन सब में, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर क्या है 2, तो 2 से मैंने सबको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने से ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, और ये सबसे सिंपल होल नंबर आ चुका है मेरे पास 1। जैसे ही मेरे पास सिंपल होल नंबर आ जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा, यही मेरा इंपेरिकल फॉर्मुला है। तो मेरा इंपेरिकल फॉर्मुला क्या निकला प्यारे बच्चों, सो हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मुला, इंपेरिकल फॉर्मुला जो निकला वो ये निकला कि हाइड्रोजन का 2 है, ठीक है, कार्बन का 1 है और क्लोरीन का 1 है। तो यही मेरा इंपेरिकल फॉर्मुला है। अब मेरी बात समझे? तो आई होप आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि क्या होता है इंपेरिकल फॉर्मुला। सिंपलेस्ट होल नंबर में लिखा गया फॉर्मुला इंपेरिकल फॉर्मुला होता है। अब मेरे प्यारे बच्चों, जब हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मुला मिल गया, तो अब मुझे चाहिए एक नंबर, उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्मुला। अब नंबर कैसे निकलेगा, मोलर मास बाय इंपेरिकल मास। तो हम कहते हैं अब हम निकालेंगे कैपिटल एन। अगला स्टेप होगा आप निकालोगे कैपिटल एन। तो कैपिटल एन कैसे निकालते हैं, तो मोलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास, इंपेरिकल मास। अब देखो मोलर मास दिया हुआ है कितना था 98, याद है आपको, मोलर मास दिया हुआ था 98, तो ऊपर लिख देंगे आप 98 और नीचे लिखना पड़ेगा आपको इंपेरिकल मास। तो इंपेरिकल मास कितना होगा निकाल ले एक बार हम लोग, देखो 2 प्लस कार्बन का हो गया 12, क्लोरीन का हो गया 36 या 35 के आसपास है ना, तो ये आ जाएगा 49 या 50 के आसपास आएगा। तो 49 हम नीचे लिख देंगे। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि सर आपने इसको 50 14 अब कितना आएगा 49.5 आएगा अगर एग्जैक्ट लोगे तो, ये 35.5 होता है, एग्जैक्ट लोगे तो पता कितना आएगा 49.5। तो आप 49.5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, 50 भी लिख सकते हो, लेकिन जब ये देखो ना रियल में इन्होंने कितना दिया है 98.96। तो आपको अगर प्रॉपर खेलना है तो खेलो, मैं अप्रोक्सीमेट खेलता हूँ कि भाई अगर अप्रोक्सीमेट खेलने का मतलब है अगर भाई 49 है तो 50 ले लेंगे उसको आसपास आके कट पिट जाए, टेंशन नहीं लेना है, सेम ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सबसे बड़ी बात ये देखो मैंने अप्रोक्सीमेट खेला है, मैंने यहाँ पर लिखा है 4.07 को 4 ग्राम के आसपास मान लिया। तुम चाहो तो तुम दिखा दो ऐसे, तुम प्रॉपर दिखा दो भाई, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप 4.07 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर 24.27 ग्राम ही ले लो और यहाँ पे कितना ले लो 71.65 ग्राम ही ले लो, और जब इसको सॉल्व करोगे ना, सॉल्व करने पे यही सब आएगा, बस कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आप लोगों की। तो इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना आप लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ। आप भले ही अपने पेपर में ऐसे दिखाओ, प्रॉपर दिखाओ, पर मन के अंदर कैसे करोगे, मन के अंदर तो ऐसे ही करना है। तो यहां से अगर हम n निकालेंगे n, तो n की वैल्यू पता कितना आएगी, अगर इसको पूरा लिखोगे 2 आएगी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब n की वैल्यू 2 आ गई, और मैंने क्या बोला आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मुला क्या होता है n इनटू में इंपेरिकल फॉर्मुला। तो आप सिंपल है, अब आप बोलोगे यार मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मुला आएगा इस क्वेश्चन में, देयरफॉर मेरा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मुला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मुला जो मेरा होगा वो पता है क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 इनटू में इंपेरिकल फॉर्मुला, जो कि कितना था बताओ, हाँ लिख देता हूं मैं, n इनटू में इंपेरिकल फॉर्मुला। तो 2 इनटू में कितना बताओ भाई, H4 हो जाएगा, H4C2Cl2। समझ में आ गया सबको? तो बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट, पहले तो आप कॉन्सेप्ट लिख लो, बस इतना सही है कि इंपेरिकल फॉर्मुला सिंपलेस्ट होल नंबर, n ऐसे निकालना है और खेल खत्म। पहले कॉन्सेप्ट लिख लो फिर क्वेश्चन कर लो। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए सुनो, मीथेन वाले क्वेश्चन के लिए जब भी किसी क्वेश्चन में मीथेन आ जाए तो एक चीज याद ही कर लो कि CH4 को बोलते हैं मीथेन। तो CH4 और किसी क्वेश्चन में आ जाए कंबशन, क्या आ जाए, तो ये रिएक्शन याद होना चाहिए जो बता रहा हूं, CH4 2O2, याद है सबको, CO2 2H2, ये बैलेंस इक्वेशन होता है मीथेन का कंबशन का। जो आपका पहला दिन था ना खौफनाक, यही था, ठीक है, मतलब कुछ नहीं,
ये पहले दिन यही वाला टॉपिक पढ़ रही थी, हिम्मत था तो झेल लिया बढ़िया से। अब सुनो, ये जो CH4 ये बिल्कुल याद होना चाहिए, रट्टा लगना चाहिए, ये भी याद होना चाहिए। अगर इसका हम काउंटिंग पूरा काउंट करें, ओवरऑल पूरा काउंट करें, तो ये 16 ग्राम आएगा। अगर इसे काउंट करोगे ना, 4 ऑक्सीजन दिखा आपको, 4 ऑक्सीजन, ये 64 ग्राम आएगा। और यहाँ काउंट करोगे तो 2 ऑक्सीजन है 32 और एक कार्बन है 12, तो 32 12 44 ग्राम आएगा। और ये हो गया, देखो ऑक्सीजन है 16 और 2 हाइड्रोजन 18 और 2 कितना हो जाएगा 36 ग्राम। करके देख लेना, पता लग जाएगा, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, देखो 2 इंटू O, 2 ऑक्सीजन 32 और 4 हाइड्रोजन। नहीं समझ में आया क्या? ये 2 जो है ना ओवरऑल मल्टीप्लाई में है। आप H2O को काउंट करोगे तो 18 आएगा, 18 आएगा। इसको काउंट करोगे तो 16 और 2 18, और उसके बाहर 2 मल्टीप्लाई में है, तो कितना हो जाएगा 36। तो ये आपको याद होना चाहिए कंबशन के लिए, ये कंबशन रिएक्शन है, ठीक है। ये आपको रटा हुआ होना चाहिए अगर क्वेश्चन करना है तो। और दूसरी बात ये पता होना चाहिए, सुन लो, कि यहां पर जो लिखा होता है ना ये 1, यहां पर जो ये 2 लिखा हुआ है, जहां पर ये 2 लिखा हुआ है और ये 1 लिखा हुआ है, जो भी ग्रीन से लिखा हुआ है उसको बोलते हैं मोल्स। तो यहां पर कितना मोल है बताओ? 1 मोल। ये कितने मोल है? 2 मोल। ये कितने मोल है? 1 मोल। ये कितने मोल है? 2 मोल। ये आपको याद होना चाहिए हर क्वेश्चन के लिए। अब क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 3 है इंटेक्स का, ठीक है, इंटेक्स का। तो लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर। भैया पानी बताओ, पानी प्रोड्यूस्ड कंबशन ऑफ 16 ग्राम मीथेन। कह रहा है अगर 16 ग्राम मीथेन होगा, अगर CH4 16 ग्राम होगा, तो पानी कितना होगा? पानी 36 ग्राम होगा। तो आंसर क्या है? सॉल्यूशन है 36 ग्राम। सिंपल। हाँ बता देना ऐसी डायग्राम बना के, फ्रॉम द इक्वेशन आंसर इज 36। यही लिख के आना एग्जाम में, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते। अब देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है, देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा अभी कभी भी आपको क्या दिखाई दे? मीथेन दिखाई दे, और क्या दिखाई दे आपको? कंबशन दिखाई दे, तो आप क्या लिखोगे? CH4 2O2 CO2 2H2O, और लिखोगे आप कि इसके मोल्स लिखो, मोल्स 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल। पहली बात ये मन में होनी चाहिए। दूसरा क्या? 16 ग्राम 64 ग्राम 44 ग्राम 36 ग्राम 36 ग्राम। आप क्वेश्चन की डिमांड को पढ़ते हैं, ये तो हमें पता है, ये बैलेंस इक्वेशन हमने रट लिया है, याद ही कर लिया। अब आगे देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम CO2। कह रहा है अगर CO2 जो CO2 है 22 ग्राम हो जाए, यानी इसकी वैल्यू आधी हो जाए, तो मीथेन के कितने मोल्स होंगे? तो अभी मीथेन के कितने मोल्स है? 1। अब वो कह रहा है CO2 की वैल्यू कितनी हो जाए? आधी हो जाए, तो मीथेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो अभी से कितने मोल्स है? अभी 1, तो आंसर क्या आएगा? हाफ मोल्स। भाई पहले ये 44 था, अब वो कह रहा है 22 कर दो। कितना कर दो? अगर ये 44 से 22 हो गया है, अगर ये 44 से 22, मतलब CO2 आधा हो रहा है, तो CH4 भी क्या होगा? आधा होगा। तो यहां पर मोल्स की बात करिए ना, इसमें किसकी बात करिए? तो हमें मोल्स को आधा करना है, 1 को हम आधा कर देंगे। मतलब देखो, समझना मेरी बात को, 16 कितना हो जाएगा बताओ? 16 हो जाएगा 8, और 1 कितना हो जाएगा? 1/2। जैसे इसका 44 22 हो गया, वैसे इसका 16 कितना हो जाएगा? 8, और इसका 1 कितना हो जाएगा? 1/2। 1 है मोल्स, और उसने पूछा भी है मोल्स के बारे में, तो हम बोलेंगे पहले मोल्स 1 था, अब जब सब कुछ आधा हो रहा है तो मोल्स भी आधा होगा, और आधा यानी कि 0.5 मोल्स। आंसर क्या है इसका? अब एग्जाम में कैसे लिखोगे? ये इक्वेशन लिखोगे और बोलोगे फ्रॉम इक्वेशन आई नो 0.5 मोल्स, या वी केम टू नो 0.5 मोल्स। या किसी को ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे? आप बोलोगे भैया देखो, अगर ये 22 ग्राम है तो ये 8 ग्राम होगा। अब 8 ग्राम के मोल्स निकाल लो। कैसे निकालते हैं मोल्स बताओ? जो भी मास दिया है ऊपर लिखो, और नीचे क्या होगा? काउंट करके। तो CH4 का काउंट करो, CH4 का 12 4 16, तब भी आंसर 1/2 ही आएगा। या लॉजिक से कर लो या निकाल के कर लो। बात समझ में आया? हाँ ऐसे लिख देंगे। देखिए, जब किसी भी क्वेश्चन में, ये भी एनसीईआरटी से है, जब किसी भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ जाए आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को देखना भी नहीं है, और लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है। अब ये लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? ऐसा रिएजेंट जो रिएक्शन में पहले खत्म हो जाए। जैसे कि मैंने कहा मेरे पास 10 लीटर दूध है और 1 चम्मच चीनी है, कौन पहले खत्म होगा? चीनी। तो चीनी होगा लिमिटिंग रिएजेंट। और एक और चीज याद करना है, कभी भी आपसे N2 की बात करे और H2 की बात करे तो रिएक्शन ये वाला होता है, N2 + H2 गिव्स 2NH3। ये बैलेंस इक्वेशन याद कर लो।
N2, इसको पूरी तरह याद कर लो ऐसे, जो मैं बोल रहा हूँ याद करने के लिए कि N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसको याद कर लो। और ये भी याद कर लेना, ये 28 ग्राम होता है, ये होता है आपका 6 ग्राम, और ये होता है 34 ग्राम। ये याद कर लो, यूज हो या ना हो, बात की बात है ये। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 50 किलोग्राम डाई नाइट्रोजन और 10 किलोग्राम डाई हाइड्रोजन लिया गया है और उनको मिक्स करके NH3 बनाया गया है। कैलकुलेट द NH3, कितना NH3 बनेगा, और साथ साथ ये भी बताइए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कौन पहले खत्म हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने का बहुत सरल उपाय बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आप वो चीज लिख दो, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, और जो बात आपको पता है मन के अंदर वो ऊपर लिख दो कि ये 28 होता है, ये 6 होता है और ये कितना होता है। ये आपको मन के अंदर पता है, इसको यूज नहीं करना है, इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है, ये मन के अंदर पता है। अब गिवन क्या है वो लिख दो, समझना, आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो कौन पहले खत्म हो जाएगा। जो गिवन है वो लिख दो। गिवन है डाई नाइट्रोजन, कितना 50 किलो, तो 50 1 2 3 ग्राम में करना होता है, 50,000 ग्राम। हाइड्रोजन कितना गिवन है, हाइड्रोजन लिख लो, हाइड्रोजन ये गिवन कितना बताइए, 10,000 ग्राम। जो गिवन है वो लिख दिया। अब उस गिवन वाले को मोल्स में कन्वर्ट करो। मोल्स ऑफ N2 निकाल रहा हूं मैं। मोल्स ऑफ N2 कितना हो जाएगा बताओ, 50,000 बाई 28, क्योंकि N2 में कितने होंगे, 2 N, एक N का 14, 2 N का 28। अरे मोल्स निकालना सिखाया ना मैंने, मास अपन में जो भी उस मॉलिक्यूल को काउंट करेंगे। वैसे ही अब यहाँ पर बोला है 10 किलो है H2, तो H2 का कितना आएगा, तो हमेशा काउंट वाला यहां से निकालना है कि N2 दिया है, H2 दिया है, तो मैं काउंट करके निकाल सकता हूं। तो बोलेंगे 10,000 को हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम मोल्स निकाल रहे हैं। मोल्स ऑफ N2 निकाला है, फिर हम निकालेंगे मोल्स ऑफ H2। मोल्स ऑफ H2 निकाल लेंगे, जो कि आएगा 10,000 बाई 2। तो पहले आप निकालेंगे मोल्स ऑफ N2, फिर निकालेंगे आप मोल्स ऑफ H2। बात समझ में आई। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपन में काउंट किया गया मास, मास अपन में काउंट किया गया मास। और काउंट कैसे करना है, इस N2 को और इस H2 को जो क्वेश्चन में दिया है। तुम यहां से काउंट मत करना, ये तो तुम्हें पता है ना, ये भूल जाओ, ये तुम्हारा यहां यूज नहीं होता। मोल्स निकालने में कभी ये वाला यूज नहीं होता है, समझे मेरी बात को। मोल्स निकालने में हमेशा आपको खुद काउंट करना है ऊपर। कर लिया काउंट हमने, अब हमने मोल्स निकाल लिया। अब ये कट करेंगे तो आएगा 1786, और ये आएगा आपका 5,000 मोल्स, और ये आएगा 1786 मोल्स। और जब इतना करने के बाद आपको एक ट्रिक खेलना है, ट्रिक। वो ट्रिक आप अपने कॉपी में नहीं दिखाओगे, मन के अंदर होगा ये। जो भी आप मोल्स निकालोगे, आपको जो भी मोल्स निकालोगे उसको कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है, उसको कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड करके देखते हैं क्या होगा। तो ट्रिक में हमने क्या किया, जो भी मोल्स निकला 1786 ऑफ N2, नाइट्रोजन कितना निकला ना, और यहां पर कितना निकला बताओ, 5000 ऑफ H2। अब मेरी बात सुनना, ये ट्रिक है, आप कॉपी में नहीं दिखाओगे। कोएफिशिएंट का मतलब होता है ये नंबर्स। यहां पर कितना नंबर है, 1, यहां कितना नंबर है, 3। तो नाइट्रोजन वाले को 1 से डिवाइड करो और 5,000 वाले को 3 से डिवाइड करो, यह आएगा 166.6। ये मुझे सबको याद होना चाहिए, सेम ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आएगा। तो यहां पर क्या हुआ, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये तो 786 ही रह जाएगा, ये बन जाएगा 166.6। तो जब आप मोल्स बाय कोएफिशिएंट करोगे तो ये वाला नंबर कम पड़ गया। क्या पड़ गया, ये कम। अगर कम पड़ गया मतलब आप बोल सकते हो कि पहले खत्म होगा हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे देयरफॉर, आप ऐसे बोलोगे, ऐसे आप समझ गए ना कि कौन कम पड़ गया, बताओ ये कम पड़ गया। तो आप स्टेटमेंट लाओगे, स्टेटमेंट क्या लिखोगे, ये तो ट्रिक है, ये कॉपी में नहीं होगा। इसके जस्ट बाद हमेशा ऐसे लिखना है कि भैया 5,000 मोल्स आपको लग रहे हैं ये कम पड़ जाएगा, देखो कौन कम पड़ गया, बताओ हाइड्रोजन। तो आप बोलोगे भैया 5,000 मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 कम पड़ गया है, इज नॉट इनफ, नॉट इनफ, नॉट इनफ फॉर 1786 मोल्स ऑफ N2। इट इज विजिबल, ये दिख रहा है हमें, फ्रॉम स्टेचियोमेट्री। स्टेचियोमेट्री, अब तो बोलो ये क्या होता है, स्टेचियोमेट्री कोएफिशिएंट, स्टेचियोमेट्री कोएफिशिएंट ऑफ बैलेंस इक्वेशन, ऑफ बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन। वो इक्वेशन लिखा है लास्ट में, मैंने क्या लिखा है, मैंने ये लिखा है कि हमने किसकी हेल्प ली थी, याद करो, कोएफिशिएंट की हेल्प ली थी ना। उस कोएफिशिएंट का नाम होता है स्टेचियोमेट्री कोएफिशिएंट, नहीं समझते। अरे जो ये 1 और 3 है, हमने 1 और 3 का हेल्प लिया ना अभी, तो बता रहा है कि जो 5,000 मोल से कम पड़ जाएंगे जब हम किसकी हेल्प लेंगे, कोएफिशिएंट्स की। वही लिखा है कि 5,000 मोल्स ऑफ H2 इज नॉट इनफ फॉर, ये जो इतने मोल्स है वो इसके लिए इनफ नहीं है, ये ज्यादा पड़ जाएगा और ये क्या पड़ जाएगा, कम। तो 5,000 मोल्स ऑफ H2 मतलब जो कम पड़ जाएगा उसको यहां लिख देना आप कि 5,000 मोल्स ऑफ H2 इज नॉट इनफ फॉर 1786 मोल्स ऑफ N2। इट इज विजिबल, हमें दिख रहा है, फ्रॉम, क्या लिखना, फ्रॉम नहीं, ट्रिक नहीं लिखना है, ट्रिक अलाउड है ना सिर्फ बोर्ड्स में, जेई में अलाउड है, वैसे बोर्ड्स में अलाउड नहीं है। फ्रॉम स्टेचियोमेट्री कोएफिशिएंट,
अगर आप ट्रिक लिख के भी लिख दोगे ना तब भी चल जाएगा, पर लिखना मत। अभी स्कूल में आप मान लो कि टीचर थोड़े सन के होते हैं, मान लो कि जो टीचर है वो आपके मैरिड है और घर में उनका पंगा चल रहा है, तो सारा आप पे निकल जाएगा। हकीकत है ये, तो मजाक लग रहा है, सच है ये, हकीकत है, तो साइकोलॉजी है। तो आप बोलोगे अच्छा भाई इसका मतलब ये हमारा, तो देयरफॉर कौन कम पड़ गया बताओ, तो H2 इज लिमिटिंग रिएजेंट, तो H2 हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अब हमारा आधा काम तो हो गया, तो सबसे पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना होता है, जो हमने कर लिया। तो ये एक बार समझ के नोट कर लो जो पहली बार पढ़ रहे हैं फटाफट। हाँ अभी हम निकालेंगे अमाउंट, अगला वाला पार्ट। अब देखो इसका सेकंड पार्ट भी होता है। क्या होता है सेकंड पार्ट, देखो कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ NH3 फॉर्म्ड, कितना NH3 बनेगा बताओ। तो इसके लिए क्या जुगाड़ होता है, इसके लिए जुगाड़ ये होता है कि आपका सबसे पहले जो आपको पता है वो लिख देंगे। हमें पता है कि ये 28 होता है और हमें पता है ये कितना होता है 6 और ये होता है 34। अब देखिए आपका लिमिटिंग रीजेंट कौन है, H2, मतलब जब तक ये है तब तक ही ये बनेगा। कैलकुलेट द NH3, भैया NH3 तब तक ही रहेगा जब तक H2 है। तो हम सिंपल बोलेंगे, देखो भैया कि अगर जो मुझे पता है कि अगर थोड़ा इधर लिखता हूं मैं, इधर 6 ग्राम हाइड्रोजन तो 34 ग्राम NH3, ये सच है। देखो अब सारी कहानी हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, क्योंकि हाइड्रोजन ही लिमिटिंग रिजेंट है। जब तक हाइड्रोजन है तब तक ही आंसर मिलेगा। तो मैंने ऐसे निकालना है क्वेश्चन को कि अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन है तो 34 ग्राम नाइट्रोजन होगा, NH3 होगा, सॉरी। तो अगर ये 1 ग्राम होता तो इसका कितना आंसर आता बताओ, 34/6 ग्राम NH3। बट ये कितना ग्राम है, ये है 10,000 ग्राम। तो हम कहेंगे 10,000 ग्राम हाइड्रोजन विल गिव 34/6 इंटू में 10,000 ग्राम NH3, यही हमारा आंसर है। तो 6 ग्राम में इतना, तो 1 ग्राम में इतना, अगर 1 का मिल गया तो 10,000 के लिए हम निकाल लेंगे। तो ये थोड़ा टफ है, फाइट करना पड़ेगा। सेकंड पार्ट लिख लो कि कैसे काम करना है। तो काम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से करना है, लिमिटिंग रिएजेंट को पकड़ना है और फिर हमें NH3 निकालना है। हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को पकड़ के NH3 निकालना है, यही इसका आंसर है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा कि अगर आप 10,000 ग्राम हाइड्रोजन लोगे तो आपको इतना अमोनिया मिलेगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सिंपल है, हाइड्रोजन गैस हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। हाइड्रोजन गैस अगर हमारा खत्म हो गया, मतलब जब तक हाइड्रोजन है तब तक ही ये बनेगा। तो अगर 6 में इतना बनता है तो 1 में इतना बनेगा और 10,000 में इतना बनेगा। अगर 1 में 34/6 है तो 10,000 में सिर्फ 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही तरीका है भाई, और कोई तरीका नहीं है, और ये सबसे इजी तरीका है, इससे बेस्ट है ही नहीं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मास, तुम आए थे इस वाले में, ये आए आप आए थे स्वानी बेटा इस वाले में, ठीक है। सुनो मैं सिखा देता हूं। लिखा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है देखिए, जैसे मैंने कहा कि चीनी डाला, मैंने चीनी पानी में डाल दिया तो ये सॉल्यूशन बन जाएगा, मिक्सचर, ठीक है। अब कह रहा है 2 ग्राम सब्सटेंस ए। देखिए कभी भी मास परसेंटेज निकालना हो, मास परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ कंपोनेंट ऊपर रखते हैं और टोटल मास रखते हैं नीचे, टोटल मास नीचे रखते हैं और प्यारे बच्चों इनटू में कर देते हैं 100। तो इसी को बोलते हैं मास परसेंटेज। जैसे कि इस क्वेश्चन को समझते हैं, लिखा है कि अ सॉल्यूशन बनाया गया है बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस ए। एक कोई सब्सटेंस है ए, उसको 2 ग्राम ऐड किया गया है, कितने में, 18 ग्राम पानी में। कहीं पर 18 ग्राम पानी था, 18 ग्राम पानी था H2O, उसमें 2 ग्राम ए को डाल दिया गया है और एक सॉल्यूशन बन गया। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है। देखिए इसको बोलते हैं सॉल्यूट, जो कम मात्रा में होता है ना, जिसको हम डालते हैं, तो पता ही होगा 9th में पढ़ा होगा आपने, सॉल्यूट सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट है हमारा ए, तो बोला है सॉल्यूट का निकालो मास परसेंटेज। देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि भैया जिसका भी मास परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर लिखो, मास ऑफ कंपोनेंट क्या लिखो,
ऊपर, तो हमने बोला 2 को लिखेंगे हम ऊपर। अरे जिसका भी निकालना है ऊपर लिखना है, मास ऑफ द कंपोनेंट ऊपर, टोटल मास नीचे। टोटल कितना हो गया बताओ, 18 प्लस 2, 18 प्लस 2 नीचे, टोटल नीचे, सबका मिला के नीचे, और इंटू में कर देंगे 100। तो आंसर कितना आएगा, 2/20 इंटू में 100, 10%। कितना आंसर आ गया। तो ऐसे निकालते हैं मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट। तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट लिख लो फॉर्मूला, लिख लो फॉर्मूला। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन लिखा है कैलकुलेट द मोलैरिटी। तो सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि मोलैरिटी किस चिड़िया की नाम है। तो मोलैरिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर लिखते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉलिड मतलब जो छोटा है उसका मोल्स लिखते हैं, नीचे लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखते हैं ml में, अगर ml में दिया है तो वॉल्यूम को ml में लिख देना है, ml में, और ऊपर करना है 1000 से मल्टीप्लाई। अगर वॉल्यूम ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपका पहली बात होगा फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लिया, आप क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में पहले हमें चाहिए मोल्स। तो बोला है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। NaOH के लिए चाहिए, सॉल्यूशन बनाया है प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 4 ग्राम। तो हमने NaOH 4 ग्राम डाला है, तो हम निकालेंगे पहले मोल्स। चलो मोल्स कैसे निकालूं बताओ, ऊपर लिख दूंगा 4 ग्राम और नीचे क्या लिख दूंगा बताओ, काउंट करके। इसको क्वेश्चन के अंदर से काउंट करते बताया था मैंने आपको, काउंट करेंगे तो मोल्स निकलेगा। तो सोडियम का होता है ऑलमोस्ट 23 यानी 24 के आसपास, 23.5 सोडियम का। अब तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता, तो बोलते रहो एग्जाम में वो लिख के देंगे, आपके क्वेश्चन पेपर में लिख के आएगा कि सोडियम का कितना मास है, ऑक्सीजन का कितना। आपने कोई पेपर दिया है क्या, देखते लिखा हुआ आता है पेपर में, नहीं दिया, आता है लिखा हुआ, ये 23 होगा, ये 16 होगा और ये 1 होगा, हाइड्रोजन 1 होगा। तो 16 17 23 40, तो नीचे आएगा 40 ग्राम, कट के आंसर आ जाएगा आपका 0.1। क्या बात है सर, यानी कि मैंने मोल्स निकाल लिया। ओके, अब हम बोलेंगे नाउ, हमारा जो फॉर्मूला है मोलैरिटी का, वो फॉर्मूला कहता है ऊपर होना चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है बताओ, 0.1। नीचे होना चाहिए वॉल्यूम 250 ml, 250 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, ऊपर में 1000। तो ये 250 से 4 बार में जाएगा, 4 इंटू 0.1 0.4, और इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऊपर मोल्स है और नीचे वॉल्यूम, वॉल्यूम का लीटर होता है मोल पर लीटर, इसकी यूनिट होगी। तो ये होता है मोलैरिटी, इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट। ठीक है, जब तक बार बार नहीं करोगे नहीं आएगा। देखो मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज हम करेंगे बढ़िया से, तो जो क्वेश्चन मतलब ऑलमोस्ट तो सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आसान है, कैलकुलेट द एनसीईआरटी एक्सरसाइज है ये, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास है H2O, फर्स्ट है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है H2O, इसका निकालना है मोलर मास। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का 2 होगा, तो ये 2, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आएगा आंसर 18। अगर ग्राम में चाहो तो ग्राम में लिख दो, ठीक है, मैं ग्राम में लिख रहा हूँ, कई लोग इसको AMU में लिखते हैं, 18 AMU, हमने ग्राम में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कोई पूछ रहा है क्या, नहीं अब ऑनलाइन नहीं लेंगे ऐसे, बच्चे रिकॉर्डिंग के भरोसे रहते हैं ना कई बार, तो गलत है। बारिश होगी, आप लोग सोचेंगे रिकॉर्डिंग देख लेंगे, छुट्टी, गलत है, कुछ नहीं कर सकते। हाँ मैंने उनको बोला ऑफलाइन आओ वरना मत पढ़ो, क्योंकि रीजन बहुत सिंपल है ना, देखो बहुत सिंपल है, छोड़ो। सेकंड क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा प्यारे बच्चों, देखो कि CO2, तो कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 16 32, तो कितना आ गया 44। तो और CH4 का आप खुद करना, 16 आएगा वैसे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द सोडियम सल्फेट NO2SO4। कह रहा है कि NO2SO4 में देखिए यहां पर सोडियम कितना है बताओ, 2 सोडियम है, एक सोडियम का होता है 23.5, 2 कितना होगा 47, तो 47 ग्राम आपका सोडियम है। सल्फर का होता है 16 ग्राम सल्फर है, और 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 का 64 ग्राम आपके पास। अच्छा सल्फर का 32 होगा ना, आई एम सो सॉरी बेटा, सल्फर का 32 ग्राम होता है,
ये याद है आप लोगों को कि सल्फर का 32 होता है, नाइट और सोडियम का 47 हो जाएगा, एक सोडियम का 23। ये जिसको नहीं आता बता दो, जाता बेटा सबको? ये काउंटिंग याद है सबकी, सोडियम कितना होता है? तो ऐसे हमने सबका लिख लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज। पहले तो आपको लिखना पड़ेगा कि NO2SO4 में कौन कितना है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है बेटा कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट। अब मुझे मास परसेंटेज निकालना है सभी एलिमेंट्स का। तो देखिए मास परसेंटेज के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है प्यारे बच्चों? कभी भी आपको अगर मास परसेंटेज निकालना हो दोस्तों तो कैसे निकाला जाता है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जिसका निकालना है ऊपर, टोटल आपको लिखना है नीचे, टोटल नीचे इनटू में 100। ये कॉन्सेप्ट होता है मास परसेंटेज का। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा है Na2SO4। तो सोडियम इसके अंदर है 23 मतलब 47, सल्फर है हमारा 32 ग्राम और ऑक्सीजन है हमारा 64 ग्राम। अब मुझे मान लो मैंने कहा मुझे निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सोडियम, मुझे सोडियम का मास परसेंटेज निकालना है। तो सोडियम कितना है ये बताओ? तो सोडियम है 47, तो जिसका निकालना है ऊपर लिखेंगे, टोटल लिखेंगे नीचे। तो 47 प्लस 32 प्लस 64, 47 प्लस 32 प्लस 64 और इनटू में क्या होगा बताओ? 100। तो ऐसे करके आपको मास परसेंटेज निकालना है, सबका निकालना है। तो अभी हमने सोडियम का निकाला, फिर हम निकालेंगे किसका निकालेंगे बताओ? मास परसेंटेज ऑफ सल्फर। तो सल्फर का मास ऊपर आएगा, कितना है सल्फर का? 32, टोटल नीचे इनटू में 100। अब मान लो ऑक्सीजन का निकालना है तो कितना आएगा बताओ? 64, टोटल नीचे इनटू में 100। तो ऐसे करके मास परसेंटेज के क्वेश्चन को हम सॉल्व किया करते हैं। फटाफट नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अभी आपने मास परसेंटेज निकाला ना, तो यहां भले ही हमने लिखा एक सोडियम, लिखने के लिए बता रहा है कि मास ऐसे लिखो ना, मास परसेंटेज ऑफ सोडियम फुल फॉर्म में लिखो। तो सोडियम है कितना? 47 है ना, तो 47 वो तो Na सिंबल है उसका बताने के लिए। देखो यहां पे ऐसे क्वेश्चन सेकंड इंपॉर्टेंट होता है और थर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो वी आर गोइंग टू डू थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम करने जा रहे हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी। क्वेश्चन लिखा है डिटरमाइन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड, और यहाँ पर डाई की जगह पर मिसप्रिंट हो गया है, सिर्फ ऑक्सीजन है। पहले आप खुद से ट्राई कीजिए कि आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है। खुद से ट्राई करो, फिर मैं कराऊंगा फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं करवा रहा हूँ। देखिए लिखा है कैलकुलेट द इंपेरिकल फॉर्मूला। देखिए जब भी मेरे प्यारे बच्चों आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना हो, सबसे पहला स्टेप होगा ऐसा एक डब्बा बनाओ, उस डब्बे में यहाँ पर एलिमेंट लिख दो। तो बोला है कि ऑक्साइड ऑफ आयरन, यानी ऑक्सीजन और आयरन होगा, तो ऑक्सीजन और आयरन होगा, आयरन को बोलते हैं हम Fe। लिखा है विच है 69.9% आयरन, इसमें आयरन होगा 69.9, उसको मैं 70 मान रहा हूँ, 70 ग्राम। एक्चुअली में जो 69.9 है इसको मैं अप्रोक्सीमेट 70 ग्राम मान के चल रहा हूँ कि 69.9 ग्राम को आप 70 ग्राम मान के चल सकते हैं। और बोला है कि जो ऑक्सीजन है वो 30 ग्राम के आसपास है, तो आप 30 ग्राम लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप मास लिख दो जो दिया है, पहले एलिमेंट्स यहाँ लिख दो, मास यहाँ लिख दो, उसके बाद आप यहाँ पर निकालेंगे इनका मोल्स। अब मोल्स कैसे निकालते हैं तो जिनको नहीं पता मैं समझा दूं। मोल्स निकालने का एक बड़ा आसान तरीका होता है, आपको ऊपर लिखना था जो भी मास क्वेश्चन में गिवन है, और नीचे लिखना होता है काउंट करके मास। लिख रहा हूं मैं काउंट करके मास। तो काउंट करके मास का मतलब क्या होता है समझा रहा हूं। देखो कि अगर इसको वैसे बता दूं तो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास बोलते हैं इसको। अब देखिए यहां पर ना जैसे एक है हमारे पास ऑक्सीजन है, तो इसका मोल्स कैसे निकालूंगा? मोल्स जो भी लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख दूंगा 30, जो मास दिया ऊपर लिख दिया, और नीचे लिखना पड़ेगा मुझे इसका मोलर मास। अब देखिए ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है 16 होता है, ये सब बच्चों को याद होना चाहिए। नहीं पता होगा तो आपको एग्जाम में लिखा होगा, आपको ना एग्जाम में हमेशा नीचे लिखा होगा कि भैया ऑक्सीजन का 16 होता है और आपके आयरन का 54 या 55 या 56 होता है, जो भी होता है। तो आपको लिख के देंगे कि ये 7 इसके मोल्स निकाल रहा हूं मैं, आयरन के मोल्स। तो मोल्स निकालने के लिए ऊपर आपको 70 लिखना है और नीचे 56 लिख दो, जो भी है। जो भी एग्जाम में गिवन होगा कि भैया ऑक्सीजन का 16 होता है, Fe का 56 होता है, ये मोलर मास हमेशा गिवन होगा एग्जाम में, टेंशन मत लो। फिर भी याद कर लेना अगर ये मेरे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो। जिसको हम कट करेंगे तो ये 1.8 आता है और ये हमारा आता है 1.25। अब हमारे हाथ में प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? 1.25 ही आ रहा होगा ना। हमारे हाथ में प्रॉब्लम ये है कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको सिंपलेस्ट होल नंबर चाहिए होता है। यानी जब भी आपसे कोई इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करेगा तो आपको चाहिए सिंपलेस्ट होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर। अब आप सोचेंगे कि हम सिंपलेस्ट होल नंबर कहां से लाए, ये तो सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं है। तो एक तरीका निकाला गया। क्या तरीका निकाला गया? आप इनको आपस में डिवाइड कर दो। कैसे डिवाइड कर दो? जो छोटी वाली संख्या है उससे इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो 1.8 को भी हम डिवाइड कर देंगे 1.25 से। ठीक है, देखो सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए 1.25 से डिवाइड कर देंगे और 1.25 को भी 1.25 से डिवाइड कर देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या होगा? ये कट के 1 हो जाएगा और ये कट के कितना हो जाएगा बताओ?
इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 आएगा। ये मेरी बात समझे? आप पता प्रॉब्लम क्या है, जब आप यहां तक पहुंच जाते हैं ना, आप यहां पर सिंपलेस्ट होल नंबर, इसे याद कर लेना, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो मोल्स निकालने के बाद हमारा काम होता है सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना। सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटी संख्या है, जैसे इन दोनों में छोटी संख्या क्या है 1.25, 1.25 से दोनों को डिवाइड करते हैं। तो जब इसको और इसको दोनों को हमने आपस में डिवाइड किया तो हमें कुछ और मिलेगा, हमें मिल गया बाई चांस 1.5 और यहाँ पर 1 मिल गया। अब ये भी सिंपलेस्ट होल नंबर नहीं है, और जब सिंपलेस्ट होल नंबर ना बने तो तरीका होता है कि इन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 आएगा और ये कितना हो गया 2। तो हमारा आंसर जो आएगा वो ये आएगा कि हमारा ऑक्सीजन का 3 है और आयरन का क्या है 2, तो आंसर आएगा Fe2O3। यही इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों। इसे नोट कर लो, सीख लो, याद कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, तरीका बहुत सिंपल है। मोल्स निकालो, सिंपलेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए छोटे वाले नंबर से दोनों को डिवाइड करो, तब भी काम ना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन का तो यही हिसाब किताब है, बाकी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, अब ये क्वेश्चन देखो, लिखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने सब अपने लेक्चर्स में आपको पढ़ाया है, फॉर्म्ड प्रोड्यूस्ड 1 मोल कार्बन इज बॉन्ड इन एयर। कह रहा है कि 1 मोल कार्बन है 1C, उसको एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बॉन्ड किया है तो बनेगा CO2। तो कह रहा है देखो यहाँ भी 1 ही है, दिख रहा है आपको, पूरा बैलेंस है। तो हमें क्या पता, पहले हम अपनी बातें लिखते हैं बाद में क्वेश्चन की। मैंने आपको सिखाया कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है बर्निंग वाला, याद है आपको, कंबशन वाला, सबको सिखाया है, मेरे लेक्चर्स में मिल जाएंगे आपको। तो मैंने कहा यार देखो ये हमारा 6 ग्राम है और ये हमारा कितना है 32 ग्राम है, 32 ग्राम है, हाँ सॉरी आई एम सॉरी, कार्बन का तो 12 होता है ना, 12 ग्राम, ये कितना हो गया 32 ग्राम और ये कितना हो गया 44। तो ये बात जो है मुझे पता है कि ऐसा होता है, क्योंकि कार्बन का 12, 2 ऑक्सीजन 32, कार्बन डाइऑक्साइड 44, ये मुझे पता है। चलो वो क्या कहते हैं वो सुनते हैं हम। कह रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा जब 1 मोल कार्बन बॉर्न करेंगे तो 44 ग्राम। क्वेश्चन बड़ा समझ जाओगे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, पहला क्वेश्चन इसका, व्हेन 1 मोल कार्बन इज बॉन्ड इन एयर, जब 1 मोल कार्बन को जलाओगे तो कितना CO2 मिलेगा 44 ग्राम मिलेगा। ये तो हमें पता ही है लॉजिकली। तो पहले क्वेश्चन का सीधा आंसर है 44 ग्राम। अब वो कह रहा है सुनो, अब वो कह रहा है 1 मोल कार्बन है, कार्बन तो एक ही मोल है, कार्बन तो एक ही मोल है, पर डाई ऑक्सीजन को कम कर दिया हमने, ऑक्सीजन को आधा कर दिया, ऑक्सीजन को हमने आधा कर दिया। भैया देखो अगर ऑक्सीजन को आधा कर दोगे तो आपका आंसर भी कितना हो जाएगा। तो अगर आप इसको आधा कर दोगे, देखो कह रहा है कि 16 ग्राम कर दो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को कर दो 16 ग्राम, इसको आधा कर दो। तो इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे ये भी आपका आधा ही होने वाला है, तो आंसर क्या है इसका। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 22 ग्राम। तो पहले आपको इक्वेशन लिखना है, अपनी बातों को लिख लेना है जो आपको पता होता है इक्वेशन देखते ही। ये आपको ज्यादा मजा तब आएगा जब आप मेरे से पढ़ोगे इस चैप्टर को, ठीक है, तब आप समझ पाओगे कि मैं क्या सिखा रहा हूं। मैंने बहुत गजब सिखाया आप लोगों को, रिलेट तभी कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसी के अंदर लिखा है 2 मोल्स ऑफ कार्बन, बंद करो इसे, 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बॉन्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अब वो कहता है कि क्वेश्चन तुम बदल दो, क्वेश्चन ही बदल दो। वो कह रहा है, अब भाई साहब वो ऐसी बातें कर रहा है, वो कह रहा है कि देखो दोस्तों क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन जो हमें पता है वो ये पता है। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान दो, थर्ड क्वेश्चन इज ट्रिकी, ध्यान देंगे प्लीज। अब वो कह रहा है कि जो तुझे पता हो तो पता है, हमें क्या पता है कि ये 12 ग्राम है और हमें पता है ये 32 और ये कितना है 44 ग्राम, ये हमें पता है इक्वेशन को देख के। पर क्वेश्चन कहता है कि अब तुम्हें कार्बन को लेना है, दुगना करना है, 2 मोल्स लेना है, कार्बन को दुगना लो, यानी कार्बन को 12 की जगह पर कितना लो 24 ग्राम, और ऑक्सीजन को कितना लो 16 ही ग्राम लो। अब बताओ कितना बनेगा। तो अब प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, अब थोड़ा टफ हो जाएगा। टफ क्यों पड़ जाएगा, हमें पता है कि ये कम पड़ने वाला ऑक्सीजन, कार्बन को एकदम से बहुत बढ़ा दिया और ऑक्सीजन को कम कर दिया। देखो ये जो क्वेश्चन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको कि थोड़ा बहुत आपको देखो पहले समझना, पहले क्या था, ये 12 था तो ये 32 था, तो अगर 12 ग्राम कार्बन को 32 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए रिएक्शन करने के लिए, यहां तो उल्टा कर दिया, यहां कार्बन को देखो, कार्बन कम होना चाहिए, ऑक्सीजन क्या होना चाहिए ज्यादा, तो आंसर आता है। कार्बन कम हो ऑक्सीजन ज्यादा हो तो आंसर आता है। यहां वो गेम खेल रहा है हमारे साथ, कार्बन को बढ़ाया जा रहा है, ऑक्सीजन को कम कर रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसके अंदर दो चीजों का मास आपको, मतलब जब भी कोई भी क्वेश्चन हो ना ऐसा वाला जहां आपका लॉजिक काम नहीं कर रहा, जैसे ये तो लॉजिक से हो गए, ये सब तो लॉजिक से हो गया कि भाई अगर इसको आधा करेंगे तो वो भी आधा हो जाएगा, लॉजिक से हो रहा है। यहां लॉजिक नहीं है, यहां प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है। प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हो रहा है, देखो पहले ये था, पहले अगर आप देखोगे तो चेंजेस एक के अंदर कर रहे थे, हमने एक को फिक्स रखा और एक को चेंज किया, दिख रहा है आप लोगों को, हमने कहा अगर ये आधा होगा तो ये भी आधा हो जाएगा, इसको घटाओगे तो ये भी घट जाएगा। यहां प्रॉब्लम क्या है, एक को बढ़ा रहे हैं और एक को, तो अब आंसर बताना थोड़ा टफ हो जाता है।
तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे जो सिंपल ना हो, उसमें आप निकालते हो लिमिटिंग रिएजेंट। क्या निकालते हो? लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं, तो उसके पीछे बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। जब भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, तो क्वेश्चन टफ लग रहा है किसी को? टफ नहीं लगना चाहिए, बहुत सिंपल भाषा बता रहा हूं कि पहले क्वेश्चन में प्यारे बच्चों उसने बोला कि भाई अगर हम एक कार्बन लेंगे यानी 12 ग्राम लेंगे, पहले क्वेश्चन में कि अगर 1 मोल कार्बन लोगे तो कितना आपको CO2 मिलेगा, तो हमने कह दिया 44, क्योंकि इजी बात पूछ रहा है। फिर अगली बार कहता है कि कार्बन को कम नहीं कर रहे हम कार्बन को कम नहीं कर रहे, कार्बन सेम रहेगा लेकिन ऑक्सीजन को आधा कर दूंगा, यानी ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। कौन है ये? आधा हो गया ना, कम हो गया। तो हमने कहा अच्छा इसको आधा करोगे तो हमारा आंसर भी आधा हो जाएगा। बहुत इजीली आंसर आ गया। पर तीसरे में उसने घुमा दिया। क्या घुमा दिया? वो कह रहा है कार्बन को आप 2 मोल कर दो, दिख रहा है 2 मोल, कार्बन को दुगना कर दो पर ऑक्सीजन को आधा कर दो। ऑक्सीजन को 16 कर दिया उसने। रियल में क्या होना चाहिए? रियल में ये होना चाहिए कि ये 12 और ये 32 तो ये 44, ये तो होना चाहिए रियल में। पर वो कह रहा है इसको मैं बढ़ाऊंगा और इसको घटाऊंगा। ले भाई, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जो कॉम्प्लेक्स हो, वहां पर हम निकालते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो हम कहते हैं हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है भाई? साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन ही लिमिटिंग रिएजेंट है, यही तो कम पड़ जाएगा। अरे कार्बन को तुम बढ़ा रहे हो उल्टा, वो कम थोड़ी पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर हमारा ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो अगर ये 16 है, सुनो समझना, अगर ये 32 से 16 हुआ है तो ये 44 से कितना हो जाएगा? 22। ये इसका आंसर आएगा। अब तुम बोलो ये क्या बात है, तो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन बराबर ही है, सेम ही। हाँ भाई सेम ही तो है, वो सेम है। अब मैं आपसे बोलूं मुझे बनाना है चाय और दूध है मेरे पास 10 लीटर और चीनी है 1 चम्मच, चाय 1 कप ही बनेगी। अब मैंने दूध को 100 लीटर कर दिया, 100 लीटर, और चीनी अभी भी कितना है? 1 चम्मच, तो चाय तो अभी 1 ही कप बनेगी ना। हाँ, यानी आप कार्बन को कितना भी बढ़ा लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बंदा तो कम है ना, ये कम है तो इसका अमाउंट नहीं बढ़ सकता। नहीं बात समझ में आ रही? आपका चीनी कम है, आप कार्बन जितना बढ़ा लो, दूध जितना बढ़ा लो, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कार्बन आपका 16 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा? 22। तो मिला के आंसर याद कर लेना। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है? सेम 44, दूसरे का 22, तीसरे का 22। तो कम से कम एनसीईआरटी लेवल तो समझो, एनसीईआरटी लेवल तो समझो थोड़ा सा। अब क्वेश्चन नंबर 1.5 हम करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों कि कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट, हमें मास निकालना है। क्या मास निकालना है? हमें मास एंड रिक्वायर्ड, देखो हमें मास निकालना है, वॉल्यूम है 500 ml, ठीक है, और मोलरिटी, मोलर मतलब मोलरिटी, जो मोलरिटी है 0.375 और यहां पर दिया हुआ है मोलिकुलर मास। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर आपको मोलरिटी दिया हुआ है प्यारे बच्चों तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे यार मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी सॉल्यूट होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर ml में होता है वॉल्यूम तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना तो बोल रहा है कि कोई भाई सोडियम एसीटेट करके कुछ है, उसका मोलरिटी है 0.375, ऊपर है मोल्स, मोल्स को रहने दो अभी। जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कितना? ml में है तो ऊपर 1000 भी रहने दो। अब आप क्या करोगे? मोल्स के फॉर्मूले को भी खोल के लिख दोगे। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में मोलर मास, इसको हम काउंटिंग मास कहते हैं, काउंट करते हैं जिसको, मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास जिसको हम बोलते हैं, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। अब उसने बाई चांस आपको मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है, देखो कितना दिया मॉलिक्यूलर मास? 82 दिया हुआ है, बोला मोलर मास इज 82। तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, चालाकी से मोल्स का फॉर्मूला खोल दिया, जो कि क्या होता है बताओ? मास अपन में मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास है 82, लो भाई आ गया मास। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। तो 0.375 10 5 इंटू 82 आ गया मास। अब बताओ क्या दिक्कत है इतने इजी क्वेश्चन में? इसे नोट करो, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम। देखिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, 6th क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी। क्वेश्चन कहता है यार तू ना मेरे को ये निकाल के दिखा, मोल्स पर लीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वो कह रहा है तू मुझे मोल्स पर लीटर निकाल, यानी मोलैरिटी। मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स बाई वॉल्यूम, मोल्स बाई वॉल्यूम इज मोलैरिटी। कह रहा है एक सैंपल है जिसकी डेंसिटी इतनी है,
और मास परसेंटेज है इतना। देखिए मतलब क्या है कि 69 ग्राम ही है। देखिए परसेंट का मतलब होता है ग्राम, तो 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड की बात चल रहा है, नाइट्रिक एसिड 69 ग्राम है, यानी 100 ग्राम है पूरा सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। देखिए परसेंटेज के अंदर हम टोटल मानते हैं 100, तो पूरा सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम का है, जिसमें 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड। आप क्वेश्चन कहता है कि डेंसिटी भी दे रहा हूं मैं आपको, डेंसिटी भी दिया आपको 1.41 ग्राम पर ml। आपको निकालना है मोलैरिटी। तो भैया देखो आप ऐसे काम करोगे, आप बोलोगे यार मेरे को मोलैरिटी निकालना है ना, ठीक है मैं निकालता हूं मोलैरिटी। मोलैरिटी मेरा होता है मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। अगर मेरा वॉल्यूम ml में आएगा तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब आपको मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे मुझे जो सॉल्यूट है 69, तो आप मोल्स ऐसे निकालोगे, मोल्स आप बोलोगे 69 ऊपर आएगा और नीचे इसका मॉलिक्यूलर मास लिख देंगे। तो एक है हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 28 और 3 ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का 14 होगा, मैं गलत लिखा है, नाइट्रोजन का 14 होगा। तो 15 और ये कितना हो गया 64, 16 3 48 ना, सॉरी 48। तो कितना आंसर आ रहा है 48 और 15 58 नहीं 63 के आसपास, 63 आ रहा है ना, अरे 48 15 63। तो ये आपका मोल्स आ गया, तो मोल्स आपने निकाल लिया। अब पंगा है वॉल्यूम निकालने का। तो अगर आपको याद हो कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी हमेशा होता है मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम। अब डेंसिटी हमें दिया हुआ कितना 1.41, मास हमें पता है पूरा मास 100 ही होगा, पूरा मास तो 100 होगा ना परसेंट में। तो यहाँ से आप प्यारे बच्चों निकालोगे वॉल्यूम। अब यहाँ से वॉल्यूम कैसे निकालोगे? तो आप बोलोगे वॉल्यूम इज इक्वल टू 100 बाई 1.41 और वॉल्यूम आपका ml में आएगा। बोलो क्यों? क्योंकि डेंसिटी किसमें है ml में। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम निकलेगा जो आप यहाँ पुट करोगे, और जब इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा। यानी आप पुट कैसे करोगे? आप मोल्स की जगह पर लिखोगे 69 बाई 63, वॉल्यूम की जगह पे लिखोगे 100 बाई 1.41 और इनटू में 1000। आई होप आपको क्लियर क्या आ गया जो आना था, यही इसका आंसर है। अब तुम लोग सोच रहे होंगे सर हम तो एग्जाम में ये सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, करना किसको, इतना टफ एग्जाम नहीं आता, ऐसी कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आती, क्यों कर रहे हैं हम फिर भी? फॉर व्हाट? प्रैक्टिस। आप सॉल्व मत करना, आधे नंबर होते हैं सिर्फ सॉल्व करने के, मत करना सॉल्व। मैं ये कह रहा हूं हमें चीजें आनी चाहिए, कम से कम एनसीईआरटी आनी चाहिए। मैं वैसा टीचर नहीं हूं कि भाई कराया नहीं एनसीईआरटी फैंसीईआरटी या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें तो कराएंगे ना, जो बच्चों को आना चाहिए कॉन्सेप्ट। चलो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1.7। आप 1.7 कीजिए, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तो मैं आपको कराई दूंगा किसी भी हाल में। 1.7। अब ये क्वेश्चन ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाले, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। वैसे बताऊं तो मैं आपको ये भी और ये भी, ये ऐसा हम अभी कर चुके हैं, पीछे देखा था आपने? ये हम तो सेम ऐसा कर चुके हैं, 69 ग्राम 30 वाला ये तो कर चुके हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाउ मच कॉपर। देखिए वो क्वेश्चन ऐसा है कि कॉपर सल्फेट का ना आपको एग्जाम में दिया होगा कि इसका 159 ग्राम होता है। एग्जाम में गिवन होगा कि भाई कॉपर सल्फेट का, कॉपर का मिला के, सल्फर का मिला के, 4 ऑक्सीजन का मिला के, इसका जो मोलर मास होता है, मोलर मास होता है 159 ग्राम। कॉपर का ये होता है आपका 63 के आसपास। कॉपर का देख लेना, एग्जाम में गिवन होगा, वैसे मैं बता दे रहा हूं, कॉपर का गूगल से देख लो। ऐसे एग्जाम में ये याद करने वाली बात नहीं होती, 63.5 ही होता है जो मुझे याद है। कॉपर का एटॉमिक मास वही है 63.5, तो मेरे को तो याद था पर आपको याद नहीं होगा। तो जब इसका 63.5 जोड़ोगे, सल्फर का 32 जोड़ोगे, ऑक्सीजन का 64 जोड़ोगे, तो 159 के आसपास आएगा आपको पूरा मास इसका। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास कॉपर सल्फेट जो है वो होता है 159 ग्राम। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने देखा कि वीडियो पॉज हो गया, तो अपने आप रिकॉर्ड नहीं हो पाया ये वाला पार्ट, तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। लिखा है हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। यही क्वेश्चन हम कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि कॉपर सल्फेट को अगर हम काउंट करें तो हमारा कॉपर का 63.5 होता है, सल्फर का 32, इसका 64, तो इन सबको ऐड करने पे करीबन 159 ग्राम के आसपास आने वाला है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। अब हमने कहा कि देखो भाई क्वेश्चन है कि अगर 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है, मतलब कितना कॉपर मिलेगा 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में। हमें ये पता करना है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना हमें कॉपर मिलेगा। तो हमने क्या दिमाग लगाया, हमने कहा देखो अगर हमारे पास कॉपर सल्फेट है
तो कॉपर सल्फेट है 159 ग्राम। तो हम कहेंगे कि अगर हमारे पास 159 ग्राम, इसको ठीक से लिखता हूँ कि अगर मेरे पास 159 ग्राम कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट पूरा 159 है ये, तो 159 में कॉपर कितना है? कॉपर है 63.5, तो 63.5 ग्राम कॉपर है। तो कॉपर है 63.5 ग्राम। तो मैंने कहा अगर 1 ग्राम कॉपर सल्फेट होगा तो हम कहेंगे अगर 1 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो हमारे पास कॉपर कितना होगा? तो हमारे पास होगा 159 से डिवाइड हो जाएगा कि अगर 159 है पूरा तो कॉपर है 63, 159 कॉपर सल्फेट में कॉपर 63.5 है। तो अगर ये 1 ग्राम हो जाए, कॉपर सल्फेट 1 ग्राम हो जाए तो इतना ग्राम कॉपर हमें मिलेगा, कॉपर मिलेगा। और एक्चुअली में कितने बोल रहा है? 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में। तो अगर 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में इतना है तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर होगा? वो होगा 63.5 बाई 159 इंटू में 100 ग्राम ऑफ कॉपर। कि अगर हमारा 100 ग्राम कॉपर सल्फेट होगा, देखो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट में इतना कॉपर है तो 100 ग्राम में कितना होगा? सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना कॉपर हमें मिलेगा। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट से इतना कॉपर हमें मिलने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको मोलैरिटी दिया होगा, मोलैरिटी इज गिवन एंड आपको निकालना पड़ेगा मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ सकता है। वो कैसे? जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया कि भाई कहीं पर जो मोलैरिटी है वो है 3 कैपिटल M, मोलैरिटी दे दिया 3, मोलैरिटी हमने 3 दे दिया और आपसे हमने बोला कि यार जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है, 2 लीटर। और ये बात किसकी चल रही है? ये बात चल रही है, मान लो हमने बोला CH4 की बात चल रही है और आपसे बोला कि मास निकालो मास। तो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व? समझा रहा हूं मैं। आप लिखेंगे मोलैरिटी, सुन लो समझ में आएगा, यहां लिखोगे मोल्स और नीचे लिख दोगे वॉल्यूम। और आप बात ऐसे करने वाले हो, ध्यान देना प्लीज। मोलैरिटी की वैल्यू पुट करोगे 3 और मोल्स को भी खोलना पड़ेगा यहीं पे। मोल्स होगा M/MC और वॉल्यूम तो होगा ही बगल में। इस बार मोल्स को हमने खोला है क्योंकि इस बार निकालना हमें मास, समझा रहा हूं, वेट करो। तो ये 3 हो गया, मास आपको निकालना है, MC आपको खुद पता लगाना पड़ेगा काउंट करके, 16 है। और वॉल्यूम आपको दिया है क्या? हाँ, वॉल्यूम दिया कितना? 2 लीटर दिया है। तो ये M यहां से कितना आ जाएगा बताओ? 3 इंटू 16 दूनी 32। तो यहां से कई बार ऐसा होता है मोलैरिटी आपको गिवन होगा और मास ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये प्लीज आप इसको मन में रखें कि ऐसा चीजें भी आ सकता है। एक्स्ट्रा पॉइंट है जो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन में यूज किया करेंगे। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसे नोट कर लो कि मोलैरिटी से मास भी निकाला जा सकता है। तो दोस्तों देखो, ये मैंने आपको क्यों पढ़ाया है, उसके पीछे सीधा लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि आपको ना एक बचपन की बात पता होना चाहिए। देखो कभी भी कोई इक्वेशन दिया होता है ना, कभी भी कोई इक्वेशन दिया हो, कभी भी कैसा भी इक्वेशन दिया हो, अजीब सा दिया हो, तो आप ना हमेशा ट्राई किया करो इसके नीचे खुद से कुछ चीजों को लिखने का। जैसे 2 नाइट्रोजन है तो पूरे का लिख दो 28, इस पूरे का लिखना है, पूरे का इक्वेशन में पूरे का लिखना है, 6 ग्राम आएगा ये। 2 नाइट्रोजन का 28, इसका 6 ग्राम आएगा और इस पूरे का आएगा 34 ग्राम। तो ये तो मैंने एक रैंडम सा इक्वेशन लिया है। और इसी एक इक्वेशन में एक और बात ध्यान रखना, आप लोगों को एक चीज करनी आनी चाहिए। जैसे किसी ने लिखा कि भाई ये 6 ग्राम है, जैसे ये मुझे खुद से पता है, जैसे मान लो ये जो बातें हैं मुझे पता है, लेकिन किसी ने मुझे क्वेश्चन में ऐसे दिया कि भाई अगर तू, ध्यान देना, अगर आप 10 ग्राम H2 लोगे, या 9 ग्राम बोल दिया उसने मुझसे कि अगर आप 9 ग्राम H2 लोगे तो कितना NH3 बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको कुछ लॉजिक पता होना चाहिए। क्या लॉजिक पता होना चाहिए? पहली बात तो ये चीजें लिख के नहीं देगा वो, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। बताऊंगा मैं कैसे क्वेश्चन लगाएंगे अभी एनसीईआरटी का। तो आप हमेशा ऐसे करना, उसने बोला 9 ग्राम H2, तो आप H2 को पकड़ लो और आप बोलो भाई मुझे ये पता है कि 6 ग्राम H2 में मुझे 34 ग्राम NH3 मिलता है। ये बात आपको पता होना चाहिए कि 6 ग्राम H2 में मुझे 34 ग्राम NH3 मिलता है। उसने बोला है ना कि आप बताओ 9 ग्राम में कितना मिलेगा, तो आप पहले लिख लो जो आपको पता है। मुझे पता है कि 6 ग्राम में इतना मिलता है 34,
फिर आप बोलोगे 1 ग्राम H2 में, 1 ग्राम H2 में कितना मिल सकता है, 34/6। मतलब ये वाली बात आपको पता होगी सिर्फ क्योंकि आपने ही काउंट किया है, लेकिन क्वेश्चन इसका पूछेगा तो आप बोलोगे 9 में मुझे निकालना है, उसके लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि 6 में 34 है, तो इसके 1 में कितना होगा, 34/6। तो अब मुझे पता लग गया 1 ग्राम में इतना है, 2 ग्राम से 2 को मल्टीप्लाई करो, 3 ग्राम को 3 से, 4 ग्राम के लिए 4 से। तो अब हम बोलेंगे देखो 9 ग्राम में, 9 ग्राम में ये हो जाएगा 34/6 इंटू में 9 NH3। यानी जब भी आपसे कोई ऐसा पूछता है कि इतने ग्राम में कितना मिलेगा, तो पहले आपको 1 ग्राम का निकालना है, फिर काम करना है। अब इसको मैं एनसीईआरटी के एक बहुत ही टफ क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लगाऊंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। अभी वेट करो। देखो पहले हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लिखा है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जो भी है। कह रहा है 4HCl, हम लिख लेते हैं 4HCl, 1 MnO2 और बाकी ये सब बातें 2H2O, MnCl2, Cl2। अब क्वेश्चन मुझसे कहता है, चलो इक्वेशन लिखते ही सबसे पहले मन में क्या आएगा, जो उसने लिखा है मैं लिख लूं। अब इसका लिखो, H का 1 है, Cl का 35.5, तो 36.6 इंटू, नहीं समझे, देखो ये 1 Cl का होता है 35.5। अब तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता, तो एग्जाम में गिवन होगा कि क्लोरीन का 35.5 है, हाइड्रोजन का 1 है, एग्जाम में गिवन होगा, उनकी जिम्मेदारी है, पर मुझे तो याद है तो मैं खुद से लिख रहा हूं, इंटू में 4, समझे। वैसे मैंगनीज का और ऑक्सीजन का लिखना पड़ेगा, तो मैं सारा लिख देता हूं, एक बार काउंट करके एक बार लिख देता हूं, ठीक है, सारा लिख देता हूं। मतलब जब भी कोई इक्वेशन दिखाई दे, सबसे पहला नियम क्या होगा आपका, आपको काउंट करके सबका मास नीचे लिखना है, यही नियम है सबसे पहले, ठीक है। फिर क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे। देखो मैंने लिख दिया कि 4 HCl का कितना मास होगा, एक HCl के मास को 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। MnO2 का कितना होगा मैंने लिख दिया, H2O का, और इन सब का लिख नहीं रहा हूं। पता रीजन क्या है, रीजन ये है क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन पूछा ही किसके बारे में, मैंगनीज डाइऑक्साइड और HCl का ही पूछा है। क्वेश्चन में वो पानी की बात नहीं कर रहा, MnCl2 की बात नहीं कर रहा, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। लिखना चाहो तो लिख सकता हूं, लो ये 36 हो जाएगा, फिर इसको भी काउंट करके लिखना पड़ेगा, पर मैं अपना काम नहीं बढ़ा रहा। अब मैं बात करता हूं कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इक्वेशन दिया होगा, सबसे पहले कुछ खुद से कुछ मेहनत करनी पड़ती है, वो ये मेहनत मैंने कर दी। मेहनत जैसी मैंने कर दी उसके बाद मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ऐसी ऐसी बात है, ये इक्वेशन है। अब क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl, कितना HCl चाहिए होगा ताकि मैंगनीज 5 ग्राम हो। मैंगनीज कितना हो, तो हम कहेंगे देखो भैया ऐसी बात है, वो पूछ रहा है इसकी 5 ग्राम के लिए इसकी कितनी वैल्यू चाहिए। तो आप क्या बोलोगे, आप इस चीज को समझना, इसकी 5 ग्राम के लिए इसकी कितनी वैल्यू चाहिए। तो आप बोलोगे देखो दोस्त, मूर्ख तो नहीं हूं मैं, हमारे सर ने सिखाया था कि ऐसे लिखना, पहले 1 के लिए निकाला करो, 1 के लिए। देखो इसके 5 के लिए कितना चाहिए, तो क्या दिमाग लगाना है, अगर इसका 86 है तो HCl कितना होना चाहिए, 146। तो आप ऐसे लिखोगे कि 86 ग्राम HCl को, ऐसे लिखोगे ना आप, समझना। चलो मैं सीधा करके लिखता हूं, सीधा करके, सॉरी HCl नहीं, सॉरी 86 ग्राम MnO2 को 146 ग्राम HCl चाहिए। 86 ग्राम MnO2 को 146 ग्राम HCl चाहिए। तो अब इसका 1 ग्राम का निकालो, 1 ग्राम MnO2 को 146/86 HCl चाहिए। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ये है कि अगर 5 ग्राम MnO2 हुआ तो कितना HCl, पढ़ो 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 पढ़ो, दोबारा पढ़ो। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी ग्राम HCl, कितना HCl चाहिए 5 ग्राम मैंगनीज डाइऑक्साइड के लिए। नहीं आया समझ में, तो हमने क्या लॉजिक लगाया, हमने कहा अगर ये 86 है तो ये 146, अगर ये 1 होगा तो 146/86, समझे। तो जब भी आपसे कोई पूछे आप लॉजिकली क्या दिमाग लगाओगे, आप किसका निकालोगे बताओ। मैंने निकाल लिया 1 ग्राम MnO2 को इतना HCl चाहिए, 1 ग्राम MnO2 को इतना HCl चाहिए, तो मुझसे है कितना 5 ग्राम MnO2 को 146/86 HCl चाहिए। इंटू में क्या कर देंगे, इंटू में बताओ 8, और जो भी है 5, सॉरी इंटू में 5 कर देंगे। 146/86 इंटू में क्या कर देंगे, 5 के लिए चाहिए ना हमें। तो बताओ कितना खतरनाक क्वेश्चन है, अगर किसी और टीचर से आप करोगे तो 2 पेज में सॉल्व होगा, मजाक नहीं कर रहा, ये तो मेरा, हाँ तो ये आंसर आ गया 146/86 इंटू में 5, यानी आप 1 के लिए निकाल लो आंसर। मतलब अगर आप ये सीख गए ना एक बार बेटा, एक बार आप सीख गए कि इक्वेशन से कैसे काम करते हैं तो मजा आ जाएगा। समझ आ गया सबको, तो खुद से करो ये वाला क्वेश्चन, खुद से करो। देखो मैं कहता हूं ना कि वही वाली बात, जब तक 10 बार चैप्टर नहीं पढ़ोगे आएगा ही नहीं।
बच्चे पहली बार पढ़ते हैं, अपने आप को बेवकूफ मान लेते, कहते हैं हम साइंस के लायक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन देखो लिखा है, पहले तो रिएक्शन देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आएगा, बताओ क्या आएगा तुम्हारे मन में। अरे बताओ कि पहले वो लिख दो जो पता है, और उन्हीं का लिखना है, उन्हीं का लिखना है जिनकी भी बात की गई है। ये बात किसकी कर रहे हैं, CaCO3 की बात कर रहे हैं और HCl की बात कर रहे हैं। तो इनका मास लिख दो। HCl का कितना होता है 35.5 इंटू 2, और कैल्शियम कार्बन अभी निकाल के लिख रहा हूं मैं। तो प्यारे बच्चों देखो, जैसे ही मैंने इक्वेशन देखा मैं समझ गया, मुझे अपने खुद से पता होना चाहिए कि कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 16 × 48 प्लस 12 प्लस 40, देखो 40 कार्बन का हो गया 12, और 16 इंटू 3 ऑक्सीजन का 16, 16 × 48, 48 12 60 40 100। HCl का होता है 35, और क्लोरीन का होता है 35, और एक 36.6 इंटू में 2 कितना हो गया 36 दूनी 72 73 है बेवकूफ। क्या किसने 71 बनाया था मुझे, देखो ना। HCl का होता है 36.6, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का एक होता है 36.6 इंटू 2, 36 दूनी 72, 6 6 12 73, 36.5 है ना ये, तो 36 दूनी 72 होता है ना, 72 73 हो गया ना 73। तो मैंने उन्हीं का लिख लिया, इन दोनों का मास लिख लिया। HCl की बात कर रहा है, ये आपको लिख के नहीं देंगे, आपको खुद पता होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन क्या है, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसका कितना मास होना चाहिए कि रिएक्शन हो जाए 25 ml 0.75 HCl। ये क्या है भाई, तो ये है मोलैरिटी। कैपिटल M का मतलब होता है मोलैरिटी। तो इस बार आपको मोलैरिटी दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आप इसका मास निकालोगे, समझे। सुनो क्वेश्चन ऐसा है कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए कि इतनी से HCl रिएक्ट हो, इतना HCl हो। तो ये घुमा रहा है, हमसे कह रहा है तू मोलैरिटी ले ले बेटा, तू वॉल्यूम ले ले और इसका मास निकाल। मैं करके दिखा दो, फिर समझ में आएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले हम बोलेंगे भाई चलो हम लिखेंगे मोलैरिटी, मोल्स बाई वॉल्यूम, पर आपको निकालना पड़ेगा मास। मोलैरिटी दिया हुआ है 0.75, मास होगा M/mc, और वॉल्यूम भी यहां लिख देंगे बाद में। तो आप क्या करो, सुनो, मोलैरिटी 0.75, मास आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसने मास डायरेक्टली नहीं दिया है। MC का मतलब HCl का 36.6 बताया था अभी, HCl का 36.6 होता है, एक का, एक HCl का भैया आपको इसका निकालना है, एक का HCl का मोलर मास निकालना है, MC निकालना है। और वॉल्यूम कितना है 25 ml, और जब भी ml होता है ऊपर क्या करते हैं हम 1000 से मल्टीप्लाई। तो यहां से आपको सॉल्व करके पहले मास निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करो फटाफट, मास निकालो। मतलब मैं निकालता हूँ कैलकुलेटर से, देखो 36.5 होगा ये, ठीक है। अभी इसको फटाफट कैलकुलेटर कर लेते हैं, कैलकुलेटर 0.75 इंटू 36.5 इंटू 25, तो डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 68,375, और बाई 1000 तो 0.684 आ गया। तो ये मास आ गया आपका मास। तो आप क्वेश्चन पता क्या बन गया, इन सब की जगह पर आप काट के, इन सब की जगह पर काट के क्या लिख सकते हैं बताओ, क्या लिखते हैं बताओ, कि व्हाट मास ऑफ COCO3, COCO3 कितना होना चाहिए रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ कंप्लीटली 0. कितना आया था 0.684 ग्राम HCl। अब हो गया क्वेश्चन, समझ में आया कि हमने मोलैरिटी से क्या निकाला, मास। अब क्वेश्चन करना आसान है कि मुश्किल है, क्यों आप बोलोगे 73 में 100, अब इसका मिल चुका ना, में कितना मिल चुका है 0.684। तो आप बोलोगे देखो भैया क्वेश्चन टफ है, तो क्या हुआ हमारा मास्टर भी चला गए। आप बोलोगे 73 में 100, तो 73 ग्राम HCl, 100 COCO3, 1 ग्राम HCl 100/73, और हमने कितना निकाल लिया है 0.684। तो 0.684 ग्राम HCl में हो जाएगा ये 100/73 इंटू 0.684 COCO3। तो इतना टफ क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में आ जाएगा। टफ है था कि नहीं था, टफ इसलिए था क्योंकि तुम 11th में नए नए आए हो, आपको कम से कम 10 बार करना पड़ेगा हर एक चीज को। मेहनत तो है साइंस में, पर एक बार अगर मेहनत कर लिया ना बेटा भाई मजा आ जाएगा। यानी जब भी आपको मोलैरिटी दिया हो तो उससे क्या निकलता है, मास।
फिर मास से क्या सॉल्व होता है क्वेश्चन। अब लिख लो फटाफट इसे, मजा, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, टेक टाइम लो, इसमें टाइम लगाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो यहां पर मैंने, अगर किसी को समझ नहीं आया बता दूं, ये पिछला ही क्वेश्चन है पर पिछले क्वेश्चन का एडवांस वर्जन है। पिछले क्वेश्चन में उसने दिया था, देखो पिछले क्वेश्चन में है, कहां गया, पिछले क्वेश्चन में खुलेआम दिया हुआ था कि आपका मास दिया हुआ था। इस क्वेश्चन में मास नहीं दिया, क्या दिया हुआ है, मोलैरिटी। तो आपने मोलैरिटी से पहले मास निकाल लिया, फिर आप कह रहे हो कि दोस्त बात ऐसी है कि जो मुझे पता है कि अगर ये 73 होगा तो ये 100 होगा, अब ये 1 होगा तो ये इतना होगा, और जब ये इतना होगा तो इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 73 ग्राम में इतना है, 1 ग्राम में इतना है, और इतने HCl में इतना है। भाई दिस इज द बेस्ट, इससे बेस्ट नहीं हो सकता, बिलीव मी, दिस इज द बेस्ट। आप नोट कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन करने से पहले, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको मैं कुछ बातें सिखा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। ये एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इथेनॉल इन वाटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। देखो अपने लेवल बढ़ रहा है यार, कंपटीशन का लेवल बढ़ रहा है, हमारी मेहनत भी बढ़नी चाहिए। अगर हम, सुनो, अगर हम घर पे पढ़ाई के अलावा कुछ भी कर रहे हैं तो पाप है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि पढ़ना क्या है, तो भैया जो मैं पढ़ा रहा हूं ना यहाँ पे ट्यूशन में, जो पढ़ा दिया उसको रट लो। रटना इज नॉट द सॉल्यूशन, पर इनिशियल लेवल पे आपको चीजों को थोड़ा याद करना पड़ता ही है। मैं नहीं कहता कि उसको खा जाओ रट लो, नहीं, समझो हो कैसा रहा है, बार बार लिखो, सिर्फ ट्यूशन का पढ़ो, मत करो कोई एक्स्ट्रा। मैं कहीं नहीं रहा हूं करने के लिए, जो नोटबुक में लिखा अगर उसको तुम खा गए ना, तुम्हारे टक्कर कोई बनेगा ही नहीं, होगा ही नहीं। इधर उधर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, खाली नोटबुक, सब करा दूंगा मैं धीरे धीरे, सब कुछ, एक्सरसाइज हो, इंटेक्स हो, कॉन्सेप्ट हो, 10 बार रिवीजन भी करा दूंगा, पर आप सिर्फ नोटबुक पढ़ो प्लीज। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी, हमें निकालना है मोलैरिटी। तो पहले तो मोलैरिटी को समझ लेते हैं। मोलैरिटी का मतलब होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये होता है फॉर्मूला। पहले तो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। लिखा है कि सॉल्यूशन जो बना है वो ऐसे बना है, इथेनॉल को हमने वाटर में लिया है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि इथेनॉल लिया है, इथेनॉल का मतलब होता है CH3 CH2OH। अब कई सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें तो पता नहीं था ये होता है इथेनॉल, तो अब पता लग गया ना, ट्यूशन के टीचर होते किस लिए, ये बताने के लिए, तो पता लग गया तो याद कर लो किसको इथेनॉल कहते हैं। और पानी डाला है, पानी का मतलब होता है H2, पानी डाला है। इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इतना। अब देखिए मोल फ्रैक्शन समझते हैं, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल बोला उसने, इथ लिख रहा हूं, इथ, तो मोल फ्रैक्शन को एक्स से बोलते हैं, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है कि ऊपर लिखना है आपको मोल्स ऑफ इथेनॉल और नीचे लिखना है मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ H2O। मतलब अगर आपसे कभी कोई कहता है कि भाई साहब मुझे मोल फ्रैक्शन दे रखा है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन दिया होता है उसका मोल्स ऊपर आता है, N फॉर मोल्स, जहां N का मतलब है मोल, तो ऊपर लिख दिया मैंने इथेनॉल का और नीचे लिखना टोटल, टोटल मतलब इथेनॉल प्लस H2O। यानी अगर मैं मोल फ्रैक्शन का मतलब समझाऊं तो मान लीजिए मेरे पास है A को मैंने B में मिलाया, और NA का मतलब है मोल्स ऑफ A, और NB का मतलब है प्यारे बच्चों मोल्स ऑफ B। तो ध्यान देना छोटी सी बात, जब Na का मतलब मोल्स ऑफ A है, NB का मतलब मोल्स ऑफ B है, तो मोल फ्रैक्शन मान लो मुझे A का लिखना है, मुझे A का मोल फ्रैक्शन लिखना है, X फॉर मोल फ्रैक्शन, तो मुझे Na को ऊपर लिखना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा Na प्लस NB। तो जिसका भी बोला जाता है उसको ऊपर टोटल नीचे, तो सेम उसने बोला है, समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज इतना। तो उसने हमें दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, तो वो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, और कह रहा है जो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है वो आपका है 0.04, और बोला है assume the density of water to be 1। जब भी ये वर्ड लिखा हो कि डेंसिटी ऑफ वाटर आपको 1 मानना है, इसका मतलब पता क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो पानी है, पानी, ये हिंट पानी बता रहा हूं, पानी का आपको मोल्स यूज करना है, मोल्स यूज करना है 55.55। इसको याद ही कर लो कि जब भी पानी का डेंसिटी 1 होता है तो मोल्स ऑफ H2O होते हैं 55.5, यानी कि NH2O उसने हिंट दिया 55.55। अब कई लोग बोलेंगे कि सर ये तो हमें पहले से पता ही नहीं था, तभी तो मैं पढ़ा रहा हूं, ये 12th में बताएंगे आपको बढ़िया से, 12th में बहुत यूज होता है। कॉन्सेप्ट सिखा दूं क्या, कॉन्सेप्ट ये होता है, देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपन में वॉल्यूम। अब डेंसिटी 1 होने का, डेंसिटी अगर इसका 1 दे दिया उसने, डेंसिटी दे दिया 1, तो डेंसिटी से दिया 1 kg पर मीटर क्यूब, तो यहां से मेरा मास ना 1 kg के आसपास आएगा, 1000 ग्राम मास आएगा, और जब 1000 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करते हैं तो 55.55 ही आता है। तुम्हें इतना पंगा क्यों लेने का शौक है क्या, नहीं ना, सिंपल डेंसिटी ऑफ वाटर अगर 1 है तो हम कितना मानते हैं मोल्स, 55.55। ये बात समझ में आती है, पक्का, ठीक है। तो हमने कहा अच्छा अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब ये है कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट ये है
दूसरा कॉन्सेप्ट ये, और इन दोनों को मिला के क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या दिया है हमें? फाइंड मोलरिटी। फाइंड मोलरिटी, तो मैं कहूंगा भाई पहले मेरे को मोलरिटी निकालना है। किसका निकालना है? इथेनॉल का। किसका निकालना है? ठीक है, इथेनॉल डाला ना हमने, तो बोलेंगे यहाँ पर क्या होना चाहिए बताओ? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब सबसे क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब इथेनॉल। दारू है, दारू वही सॉल्यूट है। तो मोल्स ऑफ इथेनॉल ऊपर लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे लिखेंगे इन लीटर। अब सुनिए मेरी बात को, यहां मैं पहले बता दूं, कुछ बातें क्लियर कर दूं। मैंने इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन के अंदर ये 55.55 मोल्स तभी यूज कर पा रहा हूं कि मैंने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर एज्यूम किया है। वॉल्यूम खुद से ही एज्यूम करना है 1 लीटर। मेरी बात समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम को आप खुद से एज्यूम करते हो 1 लीटर। ठीक है, तो यहां पर वॉल्यूम आपको बता दूं, पर लीटर की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम का आपको टेंशन ही नहीं है। वॉल्यूम आप कितना मानने वाले हो यहां पर? 1 लीटर। तो यहां पर मैं वॉल्यूम, तो चलो, यानी मुझे मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स चाहिए और वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम का जुगाड़ तो लग चुका है, अब जुगाड़ किसका लगाना है? मोल्स। तो मोल्स का जुगाड़ लगाने के लिए उसने क्या दिया हुआ है? मोल फ्रैक्शन। सुनो, तो हम बोलेंगे आपने मुझे दिया मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, और मेरे को नीड है मोल्स ऑफ इथेनॉल, तो इसकी मुझे नीड है, तो उसको एन रहने दो, एन इथेनॉल। नीचे भी क्या है? एन इथेनॉल प्लस H2O। H2O का मैंने कितना माना है? 55.55। अब मेरी बात है सुनना ध्यान से, कभी भी ऐसा सिचुएशन हो कि यहाँ पर 55.55 है और बगल वाला जो संख्या है, तो इसको ना क्या करते हैं हम, सुनो, 0.04 है, ये मोल्स ऑफ इथेनॉल है, इस वाले नंबर को आप 0 मान सकते हो, गायब कर सकते हो। पता है इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि पानी बहुत ज्यादा है, ये एक समुद्र जितना है, बहुत बड़ी वैल्यू है। एक बहुत बड़ी वैल्यू में छोटी वैल्यू ऐड करके कुछ होगा नहीं। मान लो मैंने कहा ये 1 है, तभी क्या फर्क पड़ जाएगा? 55 से 56 हो जाएगा, पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब एक बहुत बड़ी नंबर हो और बगल में एक नंबर हो, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो मैंने गायब कर दिया, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपको। तो कुल मिला के कहानी क्या है? अब यहां से आपको मिल जाएगा मोल्स, कितना मिल जाएगा? 0.04 इंटू में 55.55 मोल्स ऑफ इथेनॉल। आप आगे जाएंगे, आप बोलेंगे मोल्स ऑफ इथेनॉल मुझे मिल चुका है, कितना मिल चुका है? 0.04 इंटू में 55.55, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने 1 लीटर मान के काम कर दिया है, तो मुझे क्या मिल गया? मोलैरिटी। तो ये क्वेश्चन को ऐसे करना है, टफ है ये। दोबारा बताऊं तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है एक सॉल्यूशन है पानी का और किसका? इथेनॉल का। इथेनॉल और पानी का सॉल्यूशन है, आपको निकालना है मोलैरिटी। तो ठीक है, मोलैरिटी निकालने के लिए आपको चाहिए मोल्स ऑफ इथेनॉल, और आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। पहले देखा है बेटा करने वाला फॉर्मूला? पहले देखा है मोलैरिटी का फॉर्मूला? पहले देखा है? तुमने देखा बेटा ये वाला? आपने देखा तो है, फैमिलियर है? चलो जो भी है, अब उसने बोला मोलैरिटी निकालो। अब मोलैरिटी निकालने के लिए मोल्स चाहिए, मोल्स तो पता ही नहीं कहां से निकालेंगे। वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम खुद से अज्यूम करना है, इसमें 1, तो वॉल्यूम का जुगाड़ तो लग गया है, मोल्स का जुगाड़ नहीं लगा। तो मोल्स का हमने कहां से निकाला? मोल फ्रैक्शन से। हमने कहा भैया मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है जिसका भी मोल्स निकालना है, इथेनॉल का मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस मोल्स ऑफ H2। अब मोल फ्रैक्शन वो दे रहा है खुलेआम, इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन दे रहा है 0.04, मोल्स ऑफ इथेनॉल पता नहीं है मुझे, वही तो मुझे निकालना है, वही तो यहाँ डालना है, और इसको हमें खुद से 0 मान लेना है। तो नीचे क्या बचेगा सिर्फ? हाँ, क्योंकि बेटा ये यहाँ पर ना 55.55 होगा, तो उसके बगल में एक छोटे नंबर से ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता। मतलब स्टोरी ये होता है कि अगर कभी भी आपके पास एक बड़ा नंबर हो और बगल में एक छोटे नंबर का चांस है, तो बड़े में छोटा ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक समंदर है, उसमें एक बाल्टी पानी डालने से फर्क पड़ेगा क्या? वही वाली बात है। तो इसको तो 0 मान लेंगे, आप एज्यूम कर लेते हैं कि ऑलमोस्ट 0 है ये। तो नीचे आपको ये मिल गया 55, लिखना था तो लिख सकते हो कि मोल्स ऑफ H2O में मोल्स ऑफ इथेनॉल करने पे वो ऑलमोस्ट बराबर मोल्स ऑफ H2O के बराबर ही रहेगा। समुद्र के अंदर एक बाल्टी पानी डालने से समुद्र में कोई बदलाव नहीं आया, बराबर समझे ये दोनों। तो हम यहाँ पर 55.55, फिर यहाँ से हमें मिल गया मोल्स, उस मोल्स को यहाँ पुट कर दिया, आंसर आ गया, और वॉल्यूम 1 है। तो देखो ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, बट आई एम टेकिंग द रिस्क। मैं ये रिस्क ले रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट भी सिखा रहा हूँ आपको, क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है हाउ यू टेक इट। इसको लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन टफ है, ये बच्चों से होता नहीं है, तुमसे भी नहीं होगा, बहुत ऑब्वियस सी बात है, पर वी विल ट्राई। लिखा इफ डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल इज इतना, लिख लेते हैं डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल। मिथेनॉल का मतलब हो गया कि भाई डेंसिटी का मतलब होता है मास ऑफ मिथेनॉल। पता है डेंसिटी का फॉर्मूला? डेंसिटी इज ऑलवेज मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास ऑफ इथेनॉल, मिथेनॉल है, सॉरी, मास ऑफ मिथेनॉल बाई वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, ये होता है फॉर्मूला डेंसिटी का। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो उसने बोला ना कि डेंसिटी ऑफ मिथेनॉल दिया, तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया। कह रहा है व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड फॉर मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ 0.25 m सॉल्यूशन। अब देखिए मैं आपको समझाता हूं छोटी सी चीज, अब मेरी बात समझना। देखिए लिखा है व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, मिथेनॉल की, सुनना, मिथेनॉल की कितनी वॉल्यूम चाहिए, मतलब मेकिंग 2.5 लीटर ऑफ
0.25 m सॉल्यूशन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, जब भी आपसे कोई बोले कितनी वॉल्यूम चाहिए तो इसको बोलते हैं हम डाइल्यूशन वाले क्वेश्चन। क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन। मतलब इसमें हम पानी डाल रहे हैं, कितना वॉल्यूम हम दे, कितना पानी हम दे, ऐसा कुछ है, समथिंग ऐसा है। तो ऐसे क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है, तो समझा रहा हूं आपको, उसे डाइल्यूशन लॉ कहते हैं। डाइल्यूशन लॉ ये कहता है कि देखो मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू में वॉल्यूम। मतलब पहले वाला मोलैरिटी और पहले वाला वॉल्यूम बराबर होगा दूसरे वाला मोलैरिटी दूसरे वाले वॉल्यूम के। तो टफ क्वेश्चन है, मैं मानता हूं, एग्री, बट पेपर के लिए हमें अभी से रेडी रहना पड़ेगा। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि देखो मेरा तरीका हमेशा ऐसा रहता है कि बच्चों को पहले थोड़ा सिंपल पढ़ाया, फिर थोड़ा हार्ड पढ़ाया, फिर हल्का हार्ड पढ़ाया, हल्का हार्ड पढ़ाया, दिमाग में आप चीजें आ जाती है धीरे धीरे। अब जो बच्चे एकदम से ये पढ़ेंगे उनको टफ लगेगा, आई एग्री, पर घर पे जाकर आप इसको बार बार पढ़ लोगे तो ईजी हो जाएगा। अब कहानी ये है, अब मैं पता कहाँ फंसा हुआ हूँ, यहाँ फंसा हुआ हूँ कि मुझसे उसने बोला है कि भाई कहीं पर मिथानॉल है, कहीं पर ये मिथानॉल रखा हुआ है, उसकी डेंसिटी हुई है। क्वेश्चन है कि इसमें हम कितना वॉल्यूम, इसकी कितनी वॉल्यूम चाहिए, इसकी कितनी वॉल्यूम चाहिए कि सॉल्यूशन जो है वो हो जाए 2.5 लीटर का और इसकी मोलैरिटी हो जाए 0.25, मोलैरिटी इसकी हो जाए 0.25। मतलब अगर हम इसको V2 मान ले और इसको मान ले क्या M2, तो हमें यहाँ पर M1 चाहिए और V1 हमें निकालना है। समझा रहा हूँ मैं, समझ जाओ। यानी अगर हम यहाँ पर कैसे भी करके ये फॉर्मूला लगा सके कि M1 V1 इक्वल टू M2 V2, क्योंकि हमें पता है, हमें M2 और V2 पता है, हमें ये और ये पता है, तो हमें M1 निकालना पड़ेगा, मतलब मोलैरिटी निकालना पड़ेगा, और वॉल्यूम तो हमें चाहिए ही। तो एक आसान तरीका बता रहा हूं, देखो समझना मेरी बात, क्या समझना ध्यान से, छोटी सी बात, कि मिथानॉल का, सुनना, मिथानॉल है, इसका डेंसिटी गिवन है, क्या गिवन है? तो मैंने कहा इसकी डेंसिटी जो है वो होगी मास अपन में वॉल्यूम। तो मैंने काम किया, मैंने डेंसिटी को काउंटिंग मास से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी काउंटिंग मास से डिवाइड करना पड़ेगा। समझना, ट्रिकी क्वेश्चन है। जब हमने दोनों तरफ डिवाइड किया, तो सोचो ये क्या बन गया, देखो m बाई एम सी का मतलब होता है मोल्स, तो यहाँ मोल्स बन गया, तो नीचे क्या बताओ, वॉल्यूम। अच्छा, यानी कि, और ये क्या नहीं चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, ये कब आया बताओ, जब हमने डेंसिटी को mc से डिवाइड किया, तो डेंसिटी अपन में mc क्या आ गया, मोल्स अपन में। अब मुझे इतना बताओ, मोल्स अपन में वॉल्यूम क्या होता है, मोलैरिटी, तो ये मोलैरिटी आ गया, मतलब m1 आ गया, मिथानॉल की चल रहा है ना ये, तो मिथानॉल का मोलैरिटी आ गया। डेंसिटी अपन में mc, डेंसिटी कितना बताओ, 0.793, और mc निकालना है मिथानॉल का, जिसको नहीं पता मिथानॉल ये होता है CH3OH, ये हो गया 16 16 32, करके देख लेना, कार्बन का 12 4 16, ऑक्सीजन 16 32, तो हमें क्या मिल गया, m1 कितना मिल गया, 0.793 बाई 32। अब देखो क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, हम बोलेंगे m1 मुझे पता है 0.793 बाई 32, और V1 मुझे निकालना है, व्हाट वॉल्यूम नीडेड, और M2 कितना है 2.5 लीटर, सॉरी 0.25, और V2 कितना है 2 पॉइंट, तो यहां से आएगा V1। दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो मैंने दिमाग लगाया, शायद आज तक किसी टीचर ने लगाया मुझे नहीं पता, पर ये मैंने बहुत यूनिक तरीके से किया। मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला पकड़ा और डेंसिटी में दोनों तरफ किसे डिवाइड कर दिया, MC और MC से, जिससे ये क्या बन जाएगा, मोल्स बाई वॉल्यूम, जो कि बन जाएगा मोलैरिटी। तो यहां से मेरा M1 निकल जाएगा, डेंसिटी पता है, MC पता है, M1 निकल गया, V1 मुझे निकालना है, M2 पता है, V2 पता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन। टीचर कांपते, मजाक नहीं कर रहा हूं, सब कांपते, बच्चे कांपते कि भाई इसको करे कैसे। सो दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग क्वेश्चन, इसे नोट। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो पूरी दुनिया सो रही है इस टाइम, जिस टाइम मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो इस मेहनत का फल आप मुझे देंगे। आप मेरी मेहनत का फल दीजिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके, भगवान आपकी मेहनत का फल आपको देंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो भी चाहिए आप कमेंट कीजिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। और मुनिल सर केमिस्ट्री नाम से मेरा एक चैनल है, मुनिल सर केमिस्ट्री, वहाँ पर PYQ डालने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्लास 11th के लिए। डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा ऑप्शन, क्लिक करने का, मुनिल सर केमिस्ट्री पे जाके आप देख सकते हो, या सर्च भी मारोगे तो स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आ जाएगा। मुनिल सर केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लो, उसी के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके ऊपर मिलने वाली है, डीप लेक्चर, रिवीजन लेक्चर, सब कुछ मिलने वाला है। तो आप मुझे प्यार कीजिए, मैं आपको बहुत प्यार करूँगा, और हम दोनों के प्यार से आप भी कामयाब होंगे, हम भी कामयाब होंगे।
आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, हम भी करेंगे, ठीक है।